ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी को यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी आप लोग के साथ बहुत खास कॉन्सेप्ट DBMS का डिस्कस करने जा रहे हैं। रिकवरेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, रिकवरेबल शेड्यूल क्या कहलाता है। तो रिकवर मतलब अगर कोई फेलियर हो गया तो जो पुराना डाटा है वो रिटर्न बैक हमको उसमें हो जाना चाहिए, है कि नहीं। जैसे आप ATM मशीन से पैसा निकालने गए और आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया, तो जो आपके अकाउंट का पुराना स्टेटस है उसी में आ जाना चाहिए, है ना। दिस इज कॉल्ड रिकवरी। तो किस किस सिचुएशन में रिकवरी पॉसिबल है और किस सिचुएशन में रिकवरी नहीं पॉसिबल है, उसी बात को हम लोग चर्चा करेंगे। और जब रिकवरी हो पाएगा तो उसको रिकवरेबल शेड्यूल कहेंगे, जब रिकवरी नहीं होगा तो उसको इरिकवरेबल कहेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं सिचुएशन। अब मान लीजिए आपके पास कोई दो ट्रांजेक्शन T1 T2 दिया हुआ है। देखिए ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब इसमें क्या है कि T1 रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, फिर राइट ऑपरेशन ऑन द सेम डेटा आइटम ए पर कर रहा है। T2 इस राइट ऑपरेशन के बाद T2 क्या कर रहा है, इसके जो भी इसने राइट किया उस डाटा को ये रीड कर रहा है। अब फिर T2 भी क्या कर रहा है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, सपोज कीजिए कि अब आपका T1 में यहाँ पर कोई फेल्यूर आकर हो गया, ठीक है। नाउ देयर इज सम फेल्यूर अकर एट दिस पॉइंट। तो क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन T1 क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा। जब ट्रांजेक्शन अपना अबॉर्ट कर जाएगा तो जो कुछ भी इसने चेंजेज किया है वो पुराने चेंजेज में वापस लौट जाएगा, ठीक है। और जब ये पुराने चेंजेज में लौट जाएगा तो अब क्या होना चाहिए, T2 को भी अपने पुराने चेंजेज में लौट जाना चाहिए। क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है। क्यों भाई? क्योंकि अभी तक ट्रांजेक्शन T1 ने कमिट नहीं किया है और ना ही T2 ने कमिट किया है। तो परिणाम क्या होगा कि अगर T1 का फेलियर हो गया तो T1 तो बैक होगा ही, T2 भी बैक हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड रिकवरेबल शेड्यूल, ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा सिचुएशन को। अब ये एक एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें क्या है, ये T1 ट्रांजेक्शन है। डाटा कहीं ना कहीं बफर में आप रखते होंगे मेमोरी में, तो वो T1 का बफर है, ये T2 ट्रांजेक्शन है, ये T2 का बफर है, और ये डाटाबेस है जहाँ फाइनल आप डाटा को परमानेंट स्टोर कर रहे हैं, डाटाबेस में रख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन मान लीजिए ए डाटा है जिस पर दोनों T1 T2 काम कर रहा है। सिंगल डाटा पर तभी समस्या की बात होगी। तो यहाँ सपोज कीजिए कि ए में डाटाबेस में 500 रखा हुआ है। अब जब ट्रांजेक्शन T1 जब रीड करेगा तो क्या रीड करेगा, 500 रीड करेगा। क्यों भाई? क्योंकि ए में 500 है डाटाबेस में। अब इसने ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया, ए को A-100 कर दिया। तो अब ए क्या बन गया, इसके बफर में 400, लेकिन अभी भी क्या है, डाटाबेस में 500 ही है। क्यों? क्योंकि डाटाबेस में भी राइट तो हुआ नहीं है। तो जैसे ही ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ए 400 और डाटाबेस में भी 400 हो जाएगा। समाप्त हो गई बात। अब इसके बाद जब ट्रांजेक्शन T2 रीड करेगा तो रीड कहाँ से करेगा, डाटाबेस से करेगा। तो डाटाबेस में इस वक्त डाटा क्या है, 400 है। तो अब जो ट्रांजेक्शन T2 रीड करेगा वो क्या डाटा रीड करेगा, 400 रीड करेगा, और डाटाबेस में भी क्या है, 400 है। अब मान लीजिए ट्रांजेक्शन T2 क्या किया, उसमें +50 ऐड कर दिया। तो अब ए के बफर में क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। डाटाबेस में अभी भी 400, जब तक राइट नहीं होगा तब तक तो वो 400 ही रहेगा। अब इसने क्या किया, राइट किया, तो डाटाबेस में बफर में भी 450 हो गया और डाटाबेस में भी 450 हो गया। अब क्या हो रहा है, देखिए T2 ने यहाँ क्या कर दिया, कमिट कर दिया। और जैसे ही T2 ने कमिट किया, गौर से देखिएगा, T1 का फेल्योर पॉइंट आ गया। T1 का जब फेल्योर हो गया, T1 तो अभी कमिट किया नहीं था, तो T1 तो फेल कर ही सकता है। तो जैसे ही T1 फेल कर गया, ले बाबा, अब क्या होगा, ये पूरा जो भी अपडेट किया था, चेंजेज किया था, वो क्या करेगा, वो पुराने में बैक कर देगा। ये जो चेंजेज 400 हुआ था घट करके, तो ये अब ए में T1 को 400 नहीं दिखेगा। अब T1 को ए में क्या दिखेगा, 500 दिखेगा। जबकि T2 उस 400 को यूज करके काम कर लिया और साथ में इसको कमिट भी कर दिया। क्या कभी भी अब ये T2 रिकवर कर पाएगा? तो ऐसे सिचुएशन में T2 कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा रीड किया है T1 का, वो बिना कमिट किया हुआ ट्रांजेक्शन का डाटा रीड कर लिया। और जो बिना कमिट का ट्रांजेक्शन है, अगर उसमें फेल्योर आ गया तो वो रोल बैक हो जाएगा, वो अबॉर्ट हो जाएगा। और जब वो अबॉर्ट हो जाएगा तो ये तो अपना पुराना डाटा रिकवर कर लेगा 500, लेकिन T2 चूंकि इसको कमिट कर दिया है, इसलिए ये कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को इरिकवरेबल कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ ध्यान से समझिए इस बात को। तो ये रिकवरेबल क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या किए हैं, कमिट कर दिए हैं T2 को T1 से पहले। तो ध्यान क्या रखना है आप लोग को,
कि अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के राइट किए अपडेट किया हुआ डाटा को रीड करता है तो दूसरा ट्रांजैक्शन तब तक कमिट नहीं करे जब तक कि पहला नहीं कर ले। ये समस्या क्यों आया? क्योंकि T1 से पहले T2 कमिट हो गया। नहीं क्या, यहाँ देखिए T2 बाद में कमिट हुआ था, इसलिए ये रिकवर कर गया है ना। ये फेल हुआ तो ये इसको भी रोल बैक कर लिया। लेकिन यहाँ क्या किया, आप पहले T2 को कमिट कर दिया, बाद में T1 कमिट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। तो इस सिचुएशन से आपको बचना है। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से रिकवरेबल क्या हुआ, इरेकवरेबल क्या हुआ। अब थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं रिकवरेबल विद कैस्केड रोल बैक। अगर कैस्केड रोल बैक के साथ रिकवरेबल क्या होता है तो देखिए, अब इसके लिए भी एक एग्जांपल लिए हैं, प्यार से समझिए इस एग्जांपल को। कहता है आपने डाटाबेस में अभी भी क्या है 500 रखा हुआ डाटा ए में। अब इसको रीड कर रहा है T1 ट्रांजेक्शन, तो ए में क्या दिखेगा 500 दिखेगा, और ए में माइनस कर दिया ए 100 कौन कर दिया, तो कर दिया T1, तो ये 400 हो जाएगा। और डाटाबेस में अभी भी 500 ही रहेगा क्योंकि राइट नहीं हुआ। जैसे ही ये राइट होगा ये 400 हो जाएगा। अब क्या हो रहा, T2 उस ए को रीड करेगा, तो T2 तो भाई रीड करेगा डाटाबेस से, डाटाबेस में 400 है इसलिए 400 रीड करेगा। अभी भी डाटाबेस में ए में 400 ही है, इसने +50 किया, होने दीजिए, लेकिन अभी भी डाटाबेस में 400 ही रहेगा। जैसे ही ये राइट करेगा ये 450 हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए क्या हुआ कि इस पॉइंट पर फेल्योर पॉइंट अकर हो गया, किस में, T1 ट्रांजेक्शन में। लेकिन अभी तक गुड बात क्या है कि दोनों में से कोई ट्रांजेक्शन कमिट नहीं किया। तो जब कमिट नहीं किया तो मज़ेदार बात क्या है कि फेल्योर पॉइंट अकर हुआ तो T1 रोल बैक होगा और साथ साथ T2 भी रोल बैक हो जाएगा। तो एक साथ दोनों ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया। इसी को कहा जाता है कैस्केडिंग रोल बैक, कि अकेले T1 रोल बैक नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ क्या था, यहाँ अकेले T1 रोल बैक हो रहा था। ये गलत सिचुएशन है भाई साहब। ये गलत क्यों है? क्योंकि यह इरेकवरेबिलिटी हो गया, नहीं क्या, कि T2 को रिकवरी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये कमिट कर दिया है T1 से पहले। लेकिन यहाँ अच्छा काम क्या किए हैं आप लोग, आपने क्या किया है, कमिट T2 को बाद में किया। तो परिणाम क्या हुआ कि अगर T1 में फेलियर हुआ तो T1 के साथ साथ T2 भी रोल बैक हो जाएगा। मतलब ये दोनों पुराने स्टेट में चला जाएगा कि ठीक है, अगर फेलियर हो गया नो प्रॉब्लम, हम जहाँ थे वहीं पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है कैस्केडिंग रोल बैक, रिकवरेबल कैस्केडिंग रोल बैक। अच्छा, एक और सिचुएशन को देखिए, कैस्केडलेस रिकवरेबल। एक और सिचुएशन है जहां आप क्या कहते हैं, कैस्केडलेस रिकवरेबल, है ना। इसको क्या कहते हैं, कैस्केडलेस, माने रिकवरेबल तो होगा लेकिन कैस्केडलेस होगा, मतलब ये साथ साथ दोनों रिकवरेबल नहीं होगा। तो वो सिचुएशन क्या होगा, तो उस सिचुएशन को इसी डायग्राम में मैं यहाँ बता देती हूँ कि अगर यहीं पे T1 ट्रांजेक्शन कमिट कर ले तो आपको कैस्केडिंग रोल बैक की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर यही ट्रांजैक्शन में क्या हो जाए, कमिट पहले कर दिया और T1 के कमिट करने के बाद T2 रीड कर रहा है, और T1 में अगर कोई फेल्योर पॉइंट आएगा तो कमिट से पहले ही ना आएगा। और कमिट से अगर पहले आया तो सिर्फ T1 को रोल बैक करना है, क्योंकि जो भी रीड कर रहा है T2 वो तो कमिट के बाद कर रहा है ना। तो यहाँ रिकवरी है, लेकिन ये रिकवरी विदाउट कैस्केड है, विदाउट कैस्केड है। क्लियर हो गया ना मेरी बात? तो आपको मैंने क्या क्या बताया, पहले तो मैंने बताया कि रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो डाटा ट्रांजैक्शन जिसका चेंज किया हुआ डाटा T2 अगर रीड करता है तो T2 तब तक कमिट नहीं होगा जब तक कि T1 नहीं हो जाए, तो ये रिकवरेबल है। लेकिन अगर आपने T2 को पहले कमिट कर दिया, अब बाद में T1 को कमिट किया और T1 में फेलियर पॉइंट आ गया, तो T2 कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये इरिकवरेबल शेड्यूल है। कैस्केड में क्या होता है कि आपका जो भी डाटा चेंज हो रहा है तो कमिट अगर आपने T2 को बाद में किया है T1 से, तो T1 में फेलियर पॉइंट आएगा तो T1 के साथ साथ T2 भी रिकवर कर जाएगा। तो इसको कहा जाता है कैस्केड रिकवरेबल रोल बैक। और अगर आपने पहले ही कमिट कर दिया है T1 को, उसके बाद T2 उस डाटा को रीड कर रहा है, तो इसमें कैस्केडिंग का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर फेलियर पॉइंट अकर होगा तो उसका इफेक्ट सिर्फ T1 पर पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि T2 रीड कर रहा है T1 के कमिटेड डाटा को। तो है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो प्लीज़ अगर आपको तनिक भी कहीं थोड़ा डाउट लगा हो तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को देख लीजिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट ये वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट हो सके। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।